बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति और आज हम यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज 7th की बात करेंगे, जिसमें टोटल 50 MCQs हैं, जिनका भी 5 मार्च को उड़ीसा CHO पेपर है, NVS का 8 मार्च को पेपर है एंड अपकमिंग जो भी CHO NSM एग्ज़ाम्स होते हैं तो उन सभी में क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो इस सीरीज़ में मोस्टली क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से लिए गए हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी वीडियोस अपडेट हो चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो जो आज की क्लास है इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं। कोशिश की जाएगी जब तक आपके एग्ज़ाम से आपको कंटिन्यूसली डेली क्लासेस हैं जो करवाई जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कवर करवाए जाएं। ऑफिशियल ऐप हमारी लॉन्च हो गई है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी सेम नाम से, मेडिकल एंड नर्सेस हब के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आपको पूरे हर एक एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर, सीरीज़ हैं, मॉडल पेपर है, जो सब कुछ अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था मैंने। क्वेश्चन था बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होगा? ऑप्शन में था पोस्ट प्रेंडियल यूरिनरी शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड फास्टिंग एंड पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। तो बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, वो होगा पोस्ट प्रेंडियल यूरिनरी शुगर। तो आज के क्वेश्चन हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मॉस्क्यूटो ऑफ डेंगू फीवर बाइट्स एट। तो डेंगू बुखार का जो मच्छर है कब काटता है? नाइट में, डे में, एनी टाइम, दैट मीन्स नाइट और डे, या फिर समर टाइम। तो डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो सबसे ज़्यादा दिन के टाइम पर काटते हैं, और डेंगू का जो मॉस्क्यूटो है वो क्या है? एडीज एगिप्टी, जो कि डे बाइटिंग मॉस्क्यूटो कहलाता है, और ये जनरली दिन में ही काटता है। ये जनरली इंडोर और जो क्लोज प्लेस होते हैं या फिर डार्क प्लेस होते हैं वहाँ पर रहते हैं, एंड रेस्ट कहाँ पर करते हैं? कूल और शेडेड प्लेस में। इसीलिए घरों में है जो जिन भी घरों में ज़्यादा अंधेरा रहता है या फिर ज़्यादा कचरा रहेगा वहाँ पर ये मच्छर सबसे ज़्यादा रहे तो दिन के टाइम में काटते हैं। तो कॉज क्या होगा यहाँ पर? एडिस एगिप्टी मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज साइलेंट किलर ऑफ न्यूनेट। तो न्यूनेट बेबी में साइलेंट किलर किसको माना जाता है? ऑप्शन में हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हाइपरग्लाइसीमिया। तो जो भी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, न्यूनेट होते हैं, उनमें साइलेंट किलर किसको माना जाता है? हाइपोथर्मिया। किसको? हाइपोथर्मिया को। इसीलिए आफ्टर द डिलीवरी बेबी को सबसे पहले क्या किया जाता है? ड्राई किया जाता है, ताकि बेबी को हम हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकें। रेडिएंट वार्मर में रखा जाता है ताकि बेबी को हाइपोथर्मिया से बचाया जा सके। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अकर्स एट द एज ऑफ। तो जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है बच्चों में कब देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर ऑप्शन में है 3 ईयर, 2 ईयर, 9 ईयर या फिर 12 ईयर। तो यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, मतलब कि कुछ आइडियाज़ आना बच्चों में, उनको अंदर से ही अपने दिमाग से ही कुछ सोचेंगे नए नए आइडियाज़, तो कब होती है? 3 ईयर्स की एज में। 3 साल से बच्चों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर कुछ नए आइडियाज़ आने लगते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ डेसिडियस टीथ। तो टोटल कितने हैं जो डेसिडियस टीथ हैं जो बच्चों में होंगे? तो ऑप्शन में है यहाँ पर 20, 24, 32 या फिर 28। तो जो डेसिडियस टीथ हैं जो कि एक टाइम के बाद गिर जाते हैं, या फिर हमें कह सकते हैं कि दूध के दांत हैं, वो कितने होते हैं? 20। नेक्स्ट इज साके टेप इज यूज्ड फॉर। साके टेप का क्या यूज़ है? मेजरमेंट ऑफ हाइट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ इन्फेंट, मेजरमेंट ऑफ मिड आर्म सर्कमफेरेंस या फिर मेजरमेंट ऑफ स्किन पैड थिकनेस। तो साके टेप का यूज़ है मिड आर्म सर्कमफेरेंस को चेक करना। क्या है? मिड आर्म सर्कमफेरेंस को चेक करना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी। अब साके टेप की बात की जा रही है तो या तो आपको एग्जाम में टेप दे दिया जाएगा, इसका नाम पूछा जाएगा या फिर इसकी रेंज पूछी जाएगी। तो इसमें यदि जो येलो कलर से इंडिकेट हो रहा है दैट मीन्स बच्चे सीवियरली माल नरिश्ड है, और जब इसमें जो रेंज होगी कितनी होगी मिड आर्म सर्कमफेरेंस की? लेस देन 12.5 सेंटीमीटर। जनरली 11.5 सेंटीमीटर से कम में भी इसको सीवियर में माना जाता है। येलो आता है मतलब बच्चा क्या है? मॉडरेट वे में है। 12.5 to 13.5 है मतलब बच्चा मॉडरेट है, मॉडरेटली माल नरिश्ड है।
यदि ग्रीन आता है दैट मीन्स बच्चा क्या है, नॉर्मल है, हेल्दी है, और जो स्कोरिंग होगी वो कितनी होगी, मोर देन 13.5 सेंटीमीटर, बच्चा क्या है, नॉर्मल है। रेड डेंजरस सिचुएशन में, येलो में क्या है, बॉर्डर लाइन और मॉडरेट पर है, ग्रीन में बच्चा हेल्दी है। नेक्स्ट इज चाइल्ड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, एक क्वेश्चन और यहाँ पर मिड आर्म सर्कमफेरेंस को लेके आता है कि जो पूरा एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट होता है उसमें मिड आर्म सर्कमफेरेंस ओनली एक ऐसा होता है जिसमें बच्चे में 1 साल से लेके 5 साल तक ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज चाइल्ड इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू डू एट 40 वीक्स ऑफ लाइफ, तो 40 वीक के बच्चे से हमें है क्या एक्सपेक्ट नहीं करना है। क्रीप्स क्राउलिंग, वॉक्स विथ वन हैंड हेल्ड, सिट्स अप अलोन या फिर पुल्स टू स्टैंडिंग पोजीशन, तो यहाँ पर 40 वीक का बच्चा है, तो 40 वीक के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। 40 वीक का है मतलब 3.3 मंथ, 3 साल 3 महीने का है, तो क्या एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वॉक विथ वन हैंड हेल्ड। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड एट लीस्ट फॉर, तो ब्रेस्ट फीडिंग कब तक रिकमेंड की जाती है, ऑप्शन में 4 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या फिर 1 ईयर, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंड की जाती है एटलीस्ट 6 मंथ तक के लिए। देन आफ्टर वीनिंग स्टार्ट की जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट किया जाता है, बट यहाँ पर रिकमेंडेशन कब तक मानी जाती है, 6 मंथ तक, 6 महीने तक, जिसको हम कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कहेंगे। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू ओवरकम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन लेस देन 3 ईयर्स इज, तो यदि बच्चों में हमें बच्चे की एज 3 साल से कम है तो हमें उसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से क्या करना है, ओवरकम करवाना है उस बच्चे को, तो क्या करेंगे, सप्लाई ऑफ सबसाइड्ड फूड फ्रॉम राशंस ऑफ, अर्ली सप्लीमेंटेशन ऑफ सॉलिड्स इन इन्फेंट्स, इम्यूनाइजेशन टू द चाइल्ड, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया इन निमोनिया इन इन्फेंट एंड टोडलर्स, तो यहाँ पर क्या है, यदि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से हमें बच्चों को बचाना है, जब बच्चे की एज 3 साल से भी कम हो तब क्या करना है हमें, अर्ली सप्लीमेंटेशन ऑफ सॉलिड्स इन इन्फेंट, तो बच्चों में इन्फेंट्स में अर्ली सप्लीमेंटेशन है जो करवाना होगा। अर्ली का मतलब ये भी नहीं कि 6 महीने से पहले ही करवा दें, आफ्टर 6 मंथ के बाद ही बच्चों में हमें पूरी जो फुल डाइट होती है, स्टार्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री में ज़्यादा नहीं देते हैं बट स्टार्टिंग सेमी सॉलिड फूड से करते हैं, तो वो हमें स्टार्ट करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 year old चाइल्ड हैज़ अ वेट ऑफ 6.4 kg एंड हैज़ विटामिन ए डेफिशिएंसी, व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ माल न्यूट्रिशन इन दिस चाइल्ड, तो यहाँ पर ग्रेड पूछा है बच्चे का कि कितना है वेट, 2 साल में 6.4 kg है, विटामिन ए की कमी है, किस टाइप की माल न्यूट्रिशन होगी, 1st, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री या फिर 4th डिग्री, तो यदि बच्चे का वेट कितना है, 2 साल में 6.5 किलो तक भी नहीं है, 6.4 kg है, विटामिन ए की कमी है, तो बच्चा क्या है, 4th डिग्री माल न्यूट्रिशन में है। नेक्स्ट इज वाइंड स्वेप्ट साइन और डिफॉर्मिटी इज सीन इन, तो वाइंड स्वेप्ट साइन और डिफॉर्मिटी किस में देखने को मिलेगी, ऑप्शन में स्कर्वी, रिकेट्स, एनक्रोड्रोप्लासिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, तो जो वाइंड स्वेप्ट साइन है और डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी किसमें, स्कर्वी में, इस तरीके से बॉन्स हैं जो इस टाइप से तिरछी पूरी हो जाएंगी, तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि स्कर्वी है जो किसकी कमी के कारण होगा, तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी के कारण, फूड में विटामिन सी की कमी के कारण रोग होगा स्कर्वी, तो यहाँ पर वाइंड स्वेप्ट साइन और डिफॉर्मिटी देखने को किस में मिलेगी, स्कर्वी में। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ द मदर इज टेकिंग, ब्रेस्ट फीडिंग किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, मदर कौन सी मेडिसिन ले रही है तब, ऑप्शन में है प्रोप्रेनॉल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, सल्फोनाइल यूरिया या फिर इंसुलिन, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस सेकेंड को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन ली जाती है सल्फोनाइल यूरिया, यदि जब मदर ये मेडिसिन ले रही है तब हमें बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका सी। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिपोर्टेड टू बी अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ जिंक डेफिशिएंसी स्टेट इन चिल्ड्रन, तो यहाँ पर जिंक की कमी के कारण कौन सी प्रॉब्लम है जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो शो नहीं होंगे, ऑप्शन में ड्वार्फिज्म एंड हाइपोगोनेडिज्म, लिवर एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट, इम्पेयर्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर मैक्रोलाइटिक एनीमिया,
तो जो चीज़ जिंक की कमी के कारण नहीं होगी बच्चों में वो क्या है, तो वो लिवर एंड स्प्लीन का इन्लार्जमेंट। बाकी इम्पेयर्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी, डॉर्फिज्म होगा, मैक्रोलाइटिक एनीमिया होगा, और जो डेवलप नहीं होगा वो क्या होगा, लिवर एंड स्प्लीन इन्लार्जमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर द कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क पर 100 ml। तो 100 ml मिल्क में, ब्रेस्ट मिल्क में क्या कंपोजिशन होगा, तो 67 कैलोरीज, 1.2 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम फैट एंड 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए सीधे आंसर बताया है कि 100 ml मिल्क में 67 किलो कैलोरीज मिलेगा, 1.2 ग्राम प्रोटीन होगा, 4 ग्राम फैट होगा एंड 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर रेडियोग्राफिक फीचर्स ऑफ रिकेट्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी रिकेट्स के फीचर हैं किसी एक को छोड़कर। रेडियोग्राफिक का मतलब होता है एक्सरे से, तो सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है इंक्रीज्ड इन विड्थ ऑफ द प्लेट, इंक्रीज्ड बॉन डेंसिटी, रिकेट्स, रोजरी या फिर सब पेरिओस्टियल ब्लीडिंग। रिकेट्स में सब होगा बट जो सब पेरिओस्टियल ब्लीडिंग है वो नहीं होगी। रिकेट्स क्यों होगा, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण। क्यों होगा, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होगा। तो ग्रोथ प्लेट इंक्रीज्ड विड्थ रहेगी, बॉन डेंसिटी कम होगी, रिकेटी रोजरी देखने को मिलेगी बट सब पेरिओस्टियल ब्लीडिंग नहीं होगी। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट मिल्क एट रूम टेम्परेचर स्टोर्ड एट। तो ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर कितने टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। ऑप्शन में 4 आवर, 8 आवर, 12 आवर या फिर 24 आवर। ब्रेस्ट मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पर एटलीस्ट 8 आवर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच विटामिन डेफिशिएंसी इज नॉट सीन इन न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी में कौन से विटामिन की कमी देखने को नहीं मिलेगी। ऑप्शन में विटामिन ई, सी, डी या फिर के। तो जो जिस विटामिन की कमी देखने को नहीं मिलेगी न्यूबॉर्न बेबी में, कौन सा विटामिन है, वो है विटामिन ई। नेक्स्ट इज पेरीओरल रैशेस, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, क्रीजेज एंड न्यूराइटिस इज सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ। तो पेरीओरल रैशेस, पिगमेंटेशन स्किन पर, क्रेजेस देखने को मिलेंगे, न्यूराइटिस होगा तो किस में देखने को मिलेगा, जिंक की कमी के कारण, कॉपर की कमी के कारण, मैग्नीशियम की कमी के कारण या फिर बायोटिन की कमी के कारण। तो ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये मिलेंगी जिंक की कमी के कारण। इस तरीके से रैशेस हो जाएंगे, स्किन पर पिगमेंटेशन होगा, क्रीसेस होंगे, न्यूराइटिस होगा, तो किसकी कमी के कारण होगा, जिंक की कमी के कारण। नेक्स्ट इज विटामिन के डेफिशिएंसी अकर्स इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो विटामिन के की कमी के कारण सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, आर्टिफिशियल मिल्क फीड्स, ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी या फिर माल एब्जॉर्प्शन। तो विटामिन के डेफिशिएंसी होगी इन सब से किसी एक को छोड़कर, तो वो होगी बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन से, ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी से, माल एब्जॉर्प्शन से। बट जो नहीं रीजन होगा वो होगा आर्टिफिशियल मिल्क फीड से, क्योंकि इसका इससे दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। बाकी बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी रीजन हो सकती है और माल एब्जॉर्प्शन है जो हो सकता है। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट फॉर द बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के लिए किस तरीके से सेफ है, बट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द मदर, बट इज़ लाइकली टू अफेक्ट द मदर अपीयरेंस सिग्निफिकेंटली, बट में कॉस्ट ब्रेस्ट कैंसर इन द मदर एंड इज़ ऑल्सो गुड फॉर द मदर। तो यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग का मदर पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है कि मदर को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्रेस्ट सेल्स हैं वहाँ पर सेडिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। मदर पर एक प्रॉपर तरीके से अफेक्ट करता है, ब्रेस्ट कैंसर को भी प्रिवेंट करेगा मदर में, एंड ए गुड फॉर मदर है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। जो मदर्स अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं उनमें एज़ कम्पेयर टू नॉन ब्रेस्ट फीडिंग मदर के ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेस ऑफ विटामिन के इन न्यूबॉर्न कॉजेज। तो यदि बच्चों में न्यूबॉर्न बेबी में विटामिन के का लेवल ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसीज, हाइपर बिलीरुबिनेमिया, वॉमिटिंग या फिर हीमोडायलिसिस। तो विटामिन के का लेवल यदि ज़्यादा होगा तो क्या होने के चांसेस होंगे, हाइपर बिलीरुबिनेमिया, बिलीरुबिन का लेवल है जो ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज
अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स, तो रिकेट्स के अर्लीस्ट साइन क्या हैं? ऑप्शन में रिकेटरी रोजरी, क्रेनियोटैप्स, बोलैक्स या फिर हैरिसन्स ग्रुव। रिकेट्स के जो अर्ली साइन है वो क्या है? क्रेनियोटैप्स, जिसमें बोन्स हैं क्या रहेंगी? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो की क्या डेफिनेशन है? नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000, नंबर ऑफ वुमेन पर 1 लाख मैन, या फिर नंबर ऑफ मैन पर 1000 वुमेन। तो सेक्स रेशियो की डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन, 1000 मेंस पर कितनी वुमेन है। तो रिसेंट में यदि 2016 की बात करते हैं, 2011 की जनगणना की बात करते हैं, तब था 943 फीमेल पर 1000 मेल का जो रेशियो था 943 था। बट नाउ 2022 में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी 2 से लेके कहाँ तक आ गई है? 2.2 से लेके 2 तक आ गई है। यदि रिसेंट में टोटल फर्टिलिटी रेट पूछते हैं तो कितनी हो गई है? 2, जो कि 2015 और 16 में 2.2 थी। यदि रेशियो पूछते हैं इंडिया में सेक्स रेशियो तो कितना हो गया? 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल। Next is question number 23. The disadvantage of electronic health records are the following. The disadvantage of electronic health records are the following except. तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के डिसएडवांटेज सब हैं किसी एक को छोड़कर। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि एडवांटेज क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स में कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड आ जाएंगे, आपके फ़ोन बेस्ड रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप रिकॉर्ड रखेंगे वो सभी इलेक्ट्रॉनिक आ जाएंगे। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज हैं सब, आपको एक एडवांटेज बताना है। ऑप्शन में एक्सपेंसिव, लैक ऑफ इंटीग्रेशन, डाउन टाइम प्रोसेस या फिर इंक्रीज्ड मेडिकल एरर्स। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज होते हैं तो वो है कि एक्सपेंसिव होते हैं पूरे हेल्थ रिकॉर्ड्स, जो भी स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स में क्या एक्सपेंसिव रहेंगे एज़ कम्पेयर टू आप नोटबुक और पेन यूज़ करेंगे। लैक ऑफ इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, बट यहाँ पर डाउन टाइम प्रोसेस भी होगी है, लेकिन जो मेडिकल एरर्स हैं इसमें बहुत ही कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू हैंड रिटन के। तो यहाँ पर कहा है कि एडवांटेज क्या है इसका, तो है इंक्रीज्ड मेडिकल एरर्स। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन असेमेट्री ऑफ द स्कल इंडिकेट्स। तो यहाँ पर यदि जब आप बेबी का फिजिकल असेसमेंट करते हैं तो स्कल में आपको एसेमेट्री है जो देखने को मिलेगी, मतलब बेबी के स्कल में आपको जो सिमेट्रिकल वे होना चाहिए वो ना हो के जो डिफरेंट तरीके से आपको कुछ फील करेंगे असेसमेंट के टाइम पर, तो है क्या? हाइड्रोसेफेलस, क्रेनियोटैप्स, क्रेनियोसाइनोस्टोसिस, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो एसेमेट्रिकल वे देखने को मिलेगा जब आपको बेबी के स्कल में, तो क्या इंडिकेट करेगा? तो हाइड्रोसेफेलस तो आपको ज़्यादा असिस करने के पहले ही पता चल जाएगा, लार्ज साइड हेड रहेगा CSF के प्रोडक्शन के कारण और एक्यूमुलेशन के कारण। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो क्या है? टाइम के पहले ही क्या हो गया है? फ्यूज़न हो गया है। 2 बोन्स टाइम के पहले ही क्या हो गई हैं? फ्यूज़ हो गई हैं। तो क्या है? क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। क्या है? क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। Craniosynostosis is a birth defect in which the bone in a baby's skull join together too early। तो ये देखिए अलग अलग तरीके से होगा इसमें, कुछ बेबीज़ में आपने इस तरीके से देखा होगा। तो क्या है कि जो स्कल जॉइंट्स हैं, जो स्कल में बोन्स हैं वो टाइम के पहले ही फ्यूज़ हो गई हैं, बहुत अर्ली फ्यूज़ हो गई हैं, जिसके कारण सिचुएशन है जो डेवलप हुई है। तो यहाँ पर ये देखिए पूरे सूचर्स और जो मटेरियल है वो सभी क्या रहेंगे? एक तो स्टार्टिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और यदि ये टाइम के पहले सब फ्यूज़ हो जाएं तो इनको क्या टर्म यूज़ किया गया है? क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द टाइप ऑफ पेल्विस इन विच द फीचर्स आर हार्ट शेप्ड ब्रिम, नैरो फोर पेल्विस एंड sciatic notch with prominent ischial spines and suprapubic angle is less than 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो एक टाइप ऑफ पेल्विस दिया गया है उसकी आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं कि ब्रिम है जो कैसी हार्ट शेप है, जो सियाटिक नोच है, फोर पेल्विस है, प्रोमिनेंट इस्चियल स्पाइन है
और सुप्रा प्यूबिक का जो एंगल है कितना है, लेस देन 90 डिग्री है। तो आपको बताना है कि कौन सी पेल्विस है। ऑप्शन में गायनेकॉइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस एंड प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। तो इस टाइप की पेल्विस कौन सी है, एंड्रॉइड पेल्विस, जिसमें हार्ट शेप्ड ब्रिम है। तो एक इस टाइप की पेल्विस है एंड्रॉइड पेल्विस, जो कि मेल्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रोकोमा फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन इज। तो ट्रोकोमा है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे स्प्रेड होगा। ऑप्शन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनोक्यूलेशन या फिर एट्रोजेनिक। एट्रोजेनिक का मतलब होता है कि किसी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के द्वारा, हेल्थ के वर्कर के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन। तो वो क्या है, एट्रोजेनिक। तो यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है ट्रोकोमा का, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कैसा है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब आप उस पर्सन का टॉवल यूज़ कर लें या फिर उसने अपने हैंड वॉश ना किए और आपकी आइज़ को टच हो जाए इस तरीके से, तो क्या है वो, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट इज, और ट्रोकोमा को प्रिवेंट करने के लिए एक जो स्ट्रेटजी लाई गई है वो है सेफ स्ट्रेटजी, जिसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, मैंने आपको कल ही पढ़ाया है। नेक्स्ट इज, द कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर कार्डिनल साइन है बॉडी के, सभी किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर हार्ट बीट। तो कार्डिनल साइन है सभी, तो वो है टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी रेट। बट जो नहीं है वो क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट इज, इन द फीटल स्कल द ब्रैगमा इज फाउंड। तो फीटल स्कल में ब्रैगमा कहाँ पर फाइंड आउट होगा। ऑप्शन में है यहाँ पर, एट द जंक्शन ऑफ द सजाइटल कोरोनल फ्रंटल सूचर, at the junction of lambdoidal and sagittal sutures, between the two halves of the frontal bone, between the frontal bones and parietal bones। तो जो ब्रैगमा सूचर है कहाँ पर फाइंड आउट होगा। तो जो ब्रैगमा है स्कल में, तो ये कहाँ पर होगा, ये होगा सेजाइटल, कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर के जंक्शन के यहाँ पर। ये देखिए ब्रैगमा और एंटीरियर फॉन्टेनल, क्या है, ब्रैगमा और एंटीरियर फॉन्टेनल। तो यहाँ पर ब्रैगमा एंड लैम्डा, दो तरीके के जो एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल होते हैं जनरली, तो इनको आपके लिए याद रखना है, एग्ज़ाम में आते हैं। तो जो ब्रैगमा है और एंटीरियर फॉन्टेनल है, तो ये क्लोज कब होगा, ये जनरली एग्ज़ाम में आता है। एंड देन क्लोज होने के साथ साथ जो इसके जो शेप, साइज है, सभी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में आती हैं। तो ये आपको बेसिक सी चीज़ें याद रखना है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल। तो जो एंटीरियर फॉन्टेनल है और जो ब्रैगमा है, ये कहाँ पर होगा, जंक्शन ऑफ द सेजाइटल कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर्स के पास में। और ये जनरली जो ब्रैगमा है कब क्लोज होता है, 18 मंथ में, जब बेबी की एज 18 मंथ तक हो जाए, दैट मीन्स 1.5 ईयर एज तक है जो ब्रैगमा है जो क्लोज होंगे, जिसको हम एंटीरियर फॉन्टेनल भी कहेंगे। और जो पोस्टीरियर होते हैं जनरली अराउंडिंग 6 मंथ की एज तक क्लोज हो जाते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द इम्यूनिटी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मैटरनल एंटीबॉडीज टू फीटस ट्रांसप्लेसेंटली एंड टू इन्फेंट थ्रू ब्रेस्ट मिल्क टू प्रोटेक्ट देम देयर ओन इम्यून सिस्टम मैच्योर्स टू फंक्शन इज अ काइंड ऑफ। तो यहाँ पर कहा है कि मैटरनल एंटीबॉडीज़ जो बेबी में वाया प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिट हुई हैं, ब्रेस्ट मिल्क में जो भी इन्फेक्शन ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी ट्रांसमिट हो रही हैं, तो इम्यून सिस्टम को किस तरीके से मैच्योर करेंगी या फिर किस टाइप की इम्यूनिटी कहलाएगी। ऑप्शन में इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी या फिर पैसिव इम्यूनिटी। तो इस टाइप की इम्यूनिटी क्या कहलाएगी, पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि बेबी को वाया ट्रांसप्लेसेंटल और वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू इम्यूनिटी मिली है उसको, जो कि उसको ब्रेस्ट मिल्क से भी मिल रही है, जो कि उसको खुद के ही ऑन इम्यून सिस्टम में होने वाले कुछ ऐसे चेंजेस से हेल्प कर रही है, तो वो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग एंटीनेटल असेसमेंट द नर्स रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग फाइंडिंग। तो जब एंटीनेटल और प्रीनेटल असेसमेंट करते हैं तो आपको ये 3 चीज़ें फाइंड आउट हुई हैं। फर्स्ट, द यूट्रस ऑलमोस्ट फिल्स द एब्डोमिनल कैविटी, फंडस इज एट द टिप ऑफ द एक्सिफॉइड कार्टिलेज, डायफ्राम इज प्रेस्ड अपवर्ड।
दिस फाइंडिंग इंडिकेट द जेस्टेशनल एज। तो यहाँ पर 3 फाइंडिंग हुई हैं कि एब्डोमिनल कैविटी यूट्रस है जो फुली एब्डोमिनल कैविटी को फिल कर चुकी है, फंडस है जो एक्सिफॉइड कार्टिलेज तक पहुँच गया है, और डायफ्राम अपवर्ड ऊपर की तरफ है जो प्रेस्ड आउट हो रहा है। तो यहाँ पर फाइंड आउट करना है आपको कि जेस्टेशनल एज कितनी है। ऑप्शन में 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी या फिर 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो ऐसे केस में जो जेस्टेशनल एज है वो कितनी है, 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि इस टाइम तक क्या होता है कि जो यूट्रस जो फंडल साइज है, फंडल हाइट है, कहाँ तक पहुँच जाती है, एक्सिफॉइड स्टर्नम तक, और यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी भी फुल अप है और डायफ्राम भी अपवर्ड ऊपर की तरफ है जो प्रेस हो रहा है। तो क्या है, 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द डायफ्राम इज कॉल्ड। तो कौन सी आर्टरी है जो ब्लड की सप्लाई डायफ्राम तक करती है। ऑप्शन में है यहाँ पर इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर आर्टरी, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज या फिर कोलिक आर्टरीज। तो यहाँ पर जो आर्टरी ब्लड की सप्लाई कर रही है डायफ्राम को वो क्या है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज। नेक्स्ट इज कंजेनाइटल एब्सेंस और क्लोजर ऑफ द नॉर्मल बॉडी ऑरिफिस और ट्यूबुलर ऑर्गन इज कॉल्ड। तो कंजेनाइटल एब्सेंस दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, या फिर कोई नॉर्मल बॉडी का ट्यूबुलर ऑर्गन हो, ट्यूब टाइप से हो, उसका कहाँ पर जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए वहाँ ना पहुँचते हुए सीधा बीच में ही क्लोज हो जाना क्या कहलाएगा। ऑप्शन में फिस्टुला, एट्रेसिया, हर्निया या फिर स्टेनोसिस। तो हर्निया का मतलब होगा कि प्रोट्रूड्यूस हो जाएगा कहीं और पर, एंड यहाँ पर फिस्टुला का मतलब होगा कि कहीं से जुड़ जाएगा। बट एट्रेसिया, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए नॉर्मल एनाटमी यहाँ पे समझिए, ट्रैकिया है, ईसोफेगस है, स्टमक है। तो एट्रेसिया में क्या होगा कि जो ट्रैकिया है ऊपर से नीचे की तरफ आके बीच में ही क्लोज हो जाएगी, और फिस्टुला में क्या होगा कि सेकंड पार्ट रहेगा जो कहीं और से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा है या तो एब्सेंट होगा या फिर जो ट्यूबुलर ऑर्गन है क्या रहेगा, क्लोज होगा। तो ये क्या होगा, एट्रेसिया। यदि कहते हैं इसको कि कहीं दूसरे ऑर्गन में अटैच हो जाता है तब हम इसको कहते हैं फिस्टुला। यदि ये प्रोट्रूड्यूस हो जाता कहीं से तब हम कहते हैं इसको हर्निया। तो यहाँ पर देखिए एट्रेसिया विथ डबल फिस्टुला भी बताया गया है यहाँ पर फर्स्ट इमेज में। एट्रेसिया यहाँ तक हो गया, देन फिस्टुला ये दोनों जगह से हो गया, एंड यहाँ पर प्रॉक्सिमल फिस्टुला बताया गया है। एट्रेसिया फिस्टुला सेपरेट भी बताए गए हैं। तो आई होप आपको फिस्टुला और एट्रेसिया में डिफरेंस समझ में आ गया हो। एट्रेसिया में कोई भी ट्यूबुलर ऑर्गन होगा वो प्रॉपर ना डेवलप होकर बीच में ही क्लोज हो जाएगा, एंड देन दूसरी जगह से ओपन होगा, स्टार्ट होगा, तो एक क्या हो गया, एट्रेसिया हो गया। यदि यही दूसरी जगह जाके किसी अदर ऑर्गन में, ट्रैकिया में या फिर कोई अदर हॉलो ऑर्गन में जाके क्या हो जाए, अटैच हो जाए, तब वो होगा फिस्टुला। नेक्स्ट इज द प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द सजाइटल सूचर इज कॉल्ड। तो टाइम के पहले ही यदि सजाइटल सूचर बंद हो जाते हैं तो क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन में है स्केफेलोसेली, ऑक्सीसेफेली, एक्रोसेफेली या फिर एनएनसेफेली। टाइम के पहले ही यदि सजाइटल सूचर क्लोज हो जाते हैं तो जो टर्म यूज होगा वो क्या होगा, स्केफेलोसेफेली। नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच मीडियम इज प्लेस्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस इन फ्लोइंग स्टीम फॉर 30 मिनट्स ईच ऑन 3 सक्सेसिव डेज। तो यहाँ पर कहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए 3 दिनों तक जो प्रेशर दिया जाएगा तो कौन सा मीडियम ऑफ प्रेशर होगा। ऑप्शन में है स्टीम अंडर प्रेशर, ऑटोक्लेविंग, टेंडलाइजेशन या फिर इंसिपेशन। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर यदि ऑटोक्लेव होता तो 121 डिग्री सेल्सियस दिया जाता फिर 20 मिनट के लिए, और यहाँ पर कहा है कि 30 मिनट के लिए लेकिन 3 सक्सेसिव डेज तक। तो ये कौन सी प्रोसेस है यहाँ पर, तो ऑप्शन है यहाँ पर टेंडलाइजेशन, स्टीम अंडर प्रेशर, ऑटोक्लेव या फिर इंसिपेशन। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर ये क्या है, ये है टेंडलाइजेशन की प्रोसेस, जिसमें जो कि जनरली 19th सेंचुरी में स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज़ होती थी, यूजुअली फूड के लिए, खाने के आइटम्स के लिए। तो प्रोसेस क्या है यहाँ पर, टेंडलाइजेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में है हेल्थ एजुकेशन इज एन एसेंशियल टूल ऑफ कम्युनिटी,
हेल्थ एजुकेशन इज कंसर्न विद प्रोमोटिंग हेल्थ एज वेल एज इम्प्रूविंग बिहेवियर इंड्यूस्ड डिसीज. हेल्थ एजुकेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग. हेल्थ प्रोपेगेंडा शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन हेल्थ एजुकेशन. तो यहाँ पर आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना है. तो हेल्थ एजुकेशन क्या एसेंशियल टूल है कम्युनिटी हेल्थ के लिए. एंड देन यहाँ पर कहा गया है कि एक्टिव प्रोसेस है लर्निंग की. हेल्थ एजुकेशन में आपको कोई प्रोपेगेंडा सेट नहीं करना है, बाकी है जो प्रॉपर तरीके से अपना काम करना है, इसमें हेल्थ एजुकेशन देना है. और यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ आगे तक तो फिर भी ठीक है, एज हेल्थ तक प्रमोटिंग द हेल्थ, बट आफ्टर दैट कहा गया इम्प्रूविंग बिहेवियर इंड्यूस्ड डिसीज. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी. नेक्स्ट इज टेम्पररी लॉस ऑफ मसल टोन एंड वीकनेस प्रेसिपिटेटेड बाय अ वैरायटी ऑफ इमोशनल स्टेट्स इज कॉल्ड. तो टेम्पररी लॉस ऑफ मसल टोन है, वीकनेस है, जो कि इमोशनल स्टेट के कारण हो रहा है. तो ये क्या है? कैटाप्लेक्सी, कैथारसिस, कंपल्सन या फिर कन्फेबुलेशन. कन्फेबुलेशन का मतलब होता है मेमोरी गैप को फिलअप करना. कंपल्सन का मतलब कोई भी एक्टिविटी आप बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कि ओसीडी में करेंगे. तो यहाँ पर जो मसल टोन लॉस हुई है वीकनेस के कारण, तो वो क्या है? वो है कैटाप्लेक्सी. नेक्स्ट इज अ लो पिच्ड कंटिन्यूअस गर्गलिंग साउंड कॉज्ड बाय सीक्रेशन इन द लार्ज एयरवे इज कॉल्ड. तो लो पिच कंटिन्यूअस गर्गल, जैसे आप कुल्ला कर रहे हैं उस टाइप का साउंड सुनाई देगा, कुछ सीक्रेशन भी हो रहा है. तो ये क्या कहलाएगा? वीजिंग साउंड, रॉन्चाई, कफिंग या फिर स्ट्रॉइटर. तो जो साउंड कहलाएगा होगा रॉन्चाई साउंड. कफिंग में तो क्या होगा? हाई पिच्ड साउंड आएगा, बाहर तक छींक आएगी. बीजिंग साउंड में विसिल जैसे बजेगी. तो ये क्या है यहाँ पर? रॉन्चाई. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन द क्लाइंट्स ब्रीथ्स हैविंग अ फ्रूटी ऑर्डर वुड हेल्प टू सस्पेक्ट. तो फ्रूटी ऑर्डर यदि क्लाइंट सांस लेता है, आपको स्मेल आती है, तो ये क्या है? ऑप्शन में एल्ब्यूमिन्यूरिया, कीटो एसिडोसिस, एसिडिटी या प्रोटीनूरिया. यदि फ्रूटी टाइप से आपको ऑर्डर आता है, बैड ब्रीदिंग जिसको हम कहेंगे, तो किसके कारण होगा? ये होगा कीटोन बॉडीज़ के एक्यूमुलेशन के कारण. तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? कीटो एसिडोसिस. जिसमें कीटो एसिडोसिस के पेशेंट्स में जब आप उनका असेसमेंट करेंगे, तो आप जैसे ही वो सांस लेंगे तो उनकी जो ब्रीदिंग होगी उससे आपको स्मेल आएगी. उसको क्या कहा जाता है? बैड ब्रीदिंग और फ्रूटी ऑर्डर ब्रीदिंग. Next is a hormone that prevents menstruation and maintains pregnancy by sustaining the function of the corpus luteum is. तो कौन सा हार्मोन है जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा और मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करेगा? दैट मीन्स एमनोरिया की सिचुएशन क्रिएट करेगा जब तक कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शन है जो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, सस्टेन में नहीं आ रहे हैं. ऑप्शन में FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. तो जो हार्मोन है प्रेगनेंसी जब तक कॉर्पस ल्यूटियम सस्टेनिंग फंक्शन में है और मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करता है, तो वो कौन सा हार्मोन है? वो HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. इनिशियल टाइम पर कॉर्पस ल्यूटियम है जो प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करेगी, बट यहाँ पर प्रेगनेंसी में जो हार्मोन सीक्रेट होगा जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करेगा, वो क्या होगा? HCG. नेक्स्ट इज अ बेसिन शेप्ड कैविटी दैट फॉर्म्स अ रिंग बिटवीन द मूवेबल वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड द लोअर लिम्स इज कॉल्ड. तो यहाँ पर बेसिन शेप्ड कैविटी है जो कि एक रिंग बनाएगी जिसमें मूवेबल वर्टिब्रेट ऑफ द वर्टिब्रा, मतलब कि ये कह सकते हैं हम कि कैविटी टाइप से बनाएगी जिसमें कोई भी बोन है या फिर कोई भी इस टाइप से बोन्स हैं जो फिट हो जाएं, जो कि लोअर लिम्ब में रहेगी. वो क्या है? पेल्विक फ्लोर, पेल्विक गर्डल, पेल्विक जॉइंट या फिर पेल्विक लिगामेंट. तो ये क्या है यहाँ पर? पेल्विक गर्डल. इसमें पूरी बोन्स हैं जो अपने जॉइंट सॉकेट टाइप से बना के फिट हो जाएंगी. तो क्या है? पेल्विक गर्डल. नेक्स्ट इज द डायमेंशन ऑफ हेल्थ दैट इम्प्लाइज द नोशन ऑफ परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज. कौन सा डायमेंशन है जो कि परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पर वर्क करेगा? ऑप्शन में फिजिकल, मेंटल, सोशल या फिर इमोशनल डायमेंशन. तो जो डायमेंशन परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पर इम्प्लीमेंट करेगा वो क्या है? फिजिकल डायमेंशन. मेंटली थिंकिंग परफेक्ट करता वो था मेंटल, सोसाइटी को लेके होता तो वो सोशल था. तो यहाँ पर जो डायमेंशन है वो क्या है? फिजिकल डायमेंशन. नेक्स्ट इज द रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड.
जॉइंट्स की रिपेयरिंग होना, रिकंस्ट्रक्शन मतलब उनको सुधारना, तो ये क्या कहलाएगा? एंथ्रोडेसिस, एंथ्रोटॉमी, एंथ्रोप्लास्टी या फिर एम्पुटेशन। तो जॉइंट्स की रिपेयरिंग और रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? वो होगा एंथ्रोप्लास्टी। जहाँ पर कुछ भी रिपेयरिंग होगी तो प्लास्टी वर्ड यूज़ हो जाता है। एम्पुटेशन का मतलब होगा कट करना, सीधा उस ऑर्गन को कट करना, एम्पुटेट करना। बट यहाँ पर सुधारने के लिए कहा है, रिपेयरिंग के लिए कहा है, तो वो क्या होगा? एंथ्रोप्लास्टी। नेक्स्ट इज द अप्रोक्सीमेट वेट गेन ऑफ द फीटस बिटवीन 32 एंड 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। तो यदि जेस्टेशनल पीरियड 32 वीक से लेकर 40 वीक तक है तो जो वेट गेन होगा फीटस का पर डे कितना होगा? 10 ग्राम पर डे, 20 ग्राम पर डे, 25 ग्राम पर डे या फिर 50 ग्राम पर डे। तो अप्रॉक्सीमेट वेट गेन होगा फीटस का जब 32 वीक से लेकर 40 वीक का पीरियड चल रहा है, प्रेगनेंसी पीरियड, तो होगा 25 ग्राम पर डे। कितना? 25 ग्राम पर डे। नेक्स्ट इज फास्ट हार्ट रेट फॉर 1 to 5 year ओल्ड चिल्ड्रन। तो 1 से 5 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों में फास्ट हार्ट रेट क्या मानी जाएगी? ऑप्शन में है मोर देन 120 पर मिनट, मोर देन 140 पर मिनट, मोर देन 100 पर मिनट या फिर मोर देन 160 पर मिनट। तो फास्ट हार्ट रेट यहाँ पर और सीधा कहा गया है कि 1 से 5 साल में तो होगी 120 से ज़्यादा पर मिनट। नेक्स्ट इज विच ड्रग इज एडवाइज टू बी गिवन टू चिल्ड्रन आफ्टर पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन। तो बच्चे को यदि पेंटावेलेंट वैक्सीन दिया गया है तो आफ्टर दैट कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी और एडवाइस की जाएगी? ऑप्शन में कैल्शियम सिरप, पैरासीटामॉल, आयरन या फिर डाइजेपाम। तो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी बच्चे को आफ्टर द पेंटावेलेंट वैक्सीन वो होगी पैरासीटामॉल, क्योंकि बच्चे को माइल्ड फीवर आने के चांसेस रहेंगे। जिस साइट पर इंजेक्शन एडमिनिस्टर हुआ है वहाँ पर पेन होगा, तो पैरासीटामॉल एंटीपायरेटिक्स के साथ साथ एनाल्जेसिक्स का काम भी करेगी, तो इसीलिए उसको कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी? पैरासीटामॉल। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द बिलो आर साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी साइन है सीवियर डिहाइड्रेशन के किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, अनकॉन्शियसनेस, लिथार्जिक या फिर ड्रिंक पुअरली। तो सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन में अनकॉन्शियसनेस होगी, लिथार्जिक होगी, ड्रिंक पुअरली होगा, बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई भी करेगा। बट जो स्किन है वो माइल्ड डिहाइड्रेशन में पिंच गोज बैक स्लोली है जो जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन के गिवन टू अ न्यूबॉर्न वेटिंग लेस देन 1500 ग्राम। तो विटामिन के का कितना डोज देंगे जिस बच्चे का बर्थ वेट कितना है? 1500 ग्राम से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कहा है मोर देन 1500 ग्राम। ऑप्शन में 5 mg सबक्यूटेनियस, 1 mg सबक्यूटेनियस, 1 mg इंट्रामस्कुलर या फिर 2 mg इंट्रामस्कुलर। तो बच्चे का बर्थ वेट कितना है? 1500 ग्राम से ज़्यादा, तो जो विटामिन के का डोज देंगे हम वो होगा 1 mg इंट्रामस्कुलर। एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाएगा, कितना होता है? 1 mg इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स शुड इन्फेंट बी ब्रेस्ट फीड इन 24 आवर। तो 24 घंटे में इन्फेंट को कितने बार ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए? ऑप्शन में एटलीस्ट 6 टाइम, एटलीस्ट 8 टाइम्स, एटलीस्ट 10 टाइम्स या फिर एटलीस्ट 12 टाइम्स। तो ब्रेस्ट फीड इन्फेंट के लिए कहा है 24 घंटे में एटलीस्ट 12 बार है जो ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे में एक बार बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज पेंटावेलेंट वैक्सीन फर्स्ट डोज इज गिवन एट द एज ऑफ। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन का पहला डोज कब दिया जाता है? ऑप्शन है 10 वीक, 12 वीक, 9 वीक या फिर 6 वीक। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन का जो फर्स्ट डोज दिया जाता है वो होता है 6 वीक, 6 एंड 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। हर 4 वीक के गैप में वैक्सीन दी जाएगी स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट डोज होगा 6 वीक में, सेकेंड डोज पूछें तो 10 वीक में और थर्ड डोज पूछते हैं तो 14th वीक में। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होगा? ऑप्शन में 36.5 to 37 डिग्री सेल्सियस, 36.5 to 37.5 सेल्सियस, 36 to 36.5 या फिर 35 to 36। तो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का टेम्परेचर होता है वो होगा 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज नेम ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी के कारण होने वाली डिसीज़ कौन सी है? ऑप्शन में रिकेट्स, स्कर्वी, पेलाग्रा या फिर पेरीपेरी। तो यहाँ पर जो
स्कर्वी है वो किसकी कमी के कारण होगी, वो होगी विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी के कारण होगा यहाँ पर रिकेट्स, और पेलाग्रा होगा नियासिन की कमी के कारण। अब बचता है बेरी, तो बेरी होगा थायामीन और विटामिन B1 की कमी के कारण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, स्कर्वी। पेलाग्रा के 3D सिम्टम्स एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखना है, नियासिन की कमी के कारण होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, तो ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट है किसके लिए किया जाएगा, नाइट्रेट्स इन वाटर, नाइट्राइट्स इन वाटर, फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन इन वाटर, या फिर अमोनिया कंटेंट इन वाटर। तो ये आज की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में आपको हम मोस्टली गायनेकोलॉजी और पीडियाट्रिक के MCQs डिस्कस करेंगे, क्योंकि CHO और जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं उनमें मेन फोकस आपका गायनेकोलॉजी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर ही होता है, तो वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड देन हमारे जो ऑफिशियल ऐप है प्ले स्टोर से जाके आप लोग डाउनलोड कीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए, क्विज खेलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।